बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को और चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने पेज पे और अपने चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ESR। ESR स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हम बात करेंगे ESR के हवाले से, लेकिन जब बॉडी में यानी जिस्म में कोई भी बीमारी की अलामत ज़ाहिर होती है या कोई ट्रीटिंग फिजिशियन को या डॉक्टर को कहीं पर भी कोई डाउट नज़र आता है कि कोई बीमारी बढ़ रही है जिस्म में या कोई बीमारी पैदा हो रही है या कोई बीमारी की अलामात है, कोई डिज़ीज़ की अलामात, तो डॉक्टर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट एडवाइस करते हैं। किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए यानी डायग्नोजिंग के लिए लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के बेशुमार टेस्ट कराए जाते हैं। उस टेस्टों में से एक लेबॉर्ट्री टेस्ट आज हम बात करेंगे ESR के हवाले से। ESR जो है इससे बनता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या है ये हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये ब्लड से कराया जाने वाला एक टेस्ट है, यानी ये ब्लड से कराया जाता है और कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो या कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए कराया जाता है। तो चले पढ़ते हैं जो हमने लिखा हुआ है कि इट इज़ ए ब्लड टेस्ट, यानी ये ब्लड से कराया जाता है, यानी खून से कराया जाने वाला एक टेस्ट है। Is are used to know about the amount of inflammation in body and also to know how quickly red blood cells settle inside a test tube. ESR जो टेस्ट है ये इन्फ्लेमेशन के लिए कराया जाता है कि कहीं पर इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, तो उस मकसद के लिए कराया जाता है कि इन्फ्लेमेशन मालूम किया जाए या उस इन्फ्लेमेशन की वजह से यानी जो सोजिश है उसकी वजह से अगर बॉडी में कोई भी अलामत ज़ाहिर होती हैं, यानी कोई बुखार या कोई सर पे दर्द है या कोई और अलामत है, तो डॉक्टर उसको मालूम करने के लिए ESR का टेस्ट कराते हैं। और ये जो आरबीसीज है यानी पैक्ड सेल है उसको ये देखा जाता है कि कितने टाइम में, हाउ क्विकली वो जो आरबीसीज है यानी पैक्ड सेल है वो कितने टाइम में एक ट्यूब में बैठ जाता है। इसका तरीका ये है कि एक ट्यूब में ब्लड दिया जाता है, यानी 3 to 5 ml ब्लड, इतना ब्लड लिया जाता है और EDTA ट्यूब में, या आजकल ऑटोमेटिक ESR के अपने भी ट्यूब होते हैं उसमें ESR कराया जाता है, उसमें भी डायरेक्टली ब्लड डाला जाता है, या इस मकसद के लिए, इस पर्पस के लिए वेस्टर्न ग्रीन जो ट्यूब यूज़ होते हैं या विंट्रोब जो ट्यूब है वो यूज़ किया जाता है। बहरहाल उसमें जब ब्लड डाला जाता है तो क्या होता है कि उसको 1 आवर्स के लिए रखा जाता है, तो उसमें देखते हैं कि आफ्टर 1 आवर यानी 1 घंटे के बाद वो जो पैक्ड सेल है वो कितना बैठ गए। एक ट्यूब जो उसको मार्क किया जाता है नंबर से, तो और उसका जो प्लाज्मा है वो कितना ऊपर रह गया है, तो फिर जहाँ पर प्लाज्मा आ चुका है यानी जो पैक्ड सेल जहाँ से बैठ गए वहाँ उसको नोट किया जाता है और इस ESR को मेजर किया जाता है। तो ये तरीक़ाकार है टेस्ट का और इससे ये ESR मालूम किया जाता है। तो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए या इन्फ्लेमेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए ESR कराया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ ESR, यानी जो ESR है उसकी तशख़ीसी अहमियत क्या है, यानी हम इसको कौन सी बीमारी के लिए करा सकते हैं या इसमें हम कौन सी बीमारी के अलामत को मालूम कर सकते हैं कि अगर कोई बीमारी है जिसमें अलामात ऐसे हैं जिसमें हमें ज़रूरत है, किसी मरीज़ को ज़रूरत है कि वो ESR का टेस्ट कराएं। तो इसमें हमने लिखा हुआ है कि ESR इज़ ए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट for the identification of any type of inflammation in body। नॉन स्पेसिफिक जब भी हम पढ़ते हैं या नॉन स्पेसिफिक का वर्ड जब भी आता है तो स्टूडेंट्स आज इसको ज़रा गौर से सुने। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि किसी एक ख़ास बीमारी के लिए ये टेस्ट नहीं कराया जाता, ये मुख्तलिफ़ किस्म के या बेशुमार बीमारियों को मालूम करने के लिए या बेशुमार किस्म के इन्फ्लेमेशन के लिए ये कराया जाता है। तो नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक ख़ास डिज़ीज़ के लिए,
एक ख़ास लोकेशन या एक ख़ास इन्फ्लेमेशन के लिए। लेकिन नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है ये बेशुमार किस्म के बीमारियों को मालूम करने के लिए कराया जाता है, या उसकी तशख़ीस के लिए या उसकी डायग्नोसिंग के लिए ये कराया जाता है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ESR इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एन ऑनगोइंग डिजीज़। बॉडी में जब भी कोई डिजीज़ बढ़ रही हो, यानी कोई बीमारी बढ़ रही हो, या बॉडी में कोई बीमारी पैदा होने वाली है, या उसकी अलामात पैदा हो गए, यानी साइन एंड सिम्टम्स, तो वो एक इंडिकेशन दिया जाता है। यानी अगर हाई ASR है तो डॉक्टर जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनको ये पता लग जाता है कि हाई ASR का क्या मतलब है, या इसकी वजह से क्या क्या तब्दीली बॉडी में आई है, जिस्म में आई है, या कौन से अलामात है जो ज़ाहिर होने वाले हैं। तो वो ये भी एक इंडिकेशंस है। और इट इज़ आल्सो यूज़फुल इन मॉनिटरिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। यानी कभी कभी सोजिश जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अगर बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो रही हो, या जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो अगर बढ़ रही हो, या जब हम किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट कराते हैं, और वो ट्रीटमेंट कराने के बाद हम ESR इसीलिए कराते हैं कि हम देखें कि अगर ESR नॉर्मल है इट मीन कि हमारा इलाज कामयाब है, और अगर ESR बढ़ रहा है उसके साथ साथ इट मीन कि कहीं पर ये जो बीमारी है या तो बढ़ रही है, या तो वो बीमारी पैदा हो रही है। तो ये जो है ना ये डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस है ऑफ ESR के, हमने इसके हवाले से बात की। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है, यानी ऐसी कौन सी बीमारियां है जिसमें ESR हाई आता है, यानी ESR का जो लेवल है वो हाई कौन से बीमारी में आता है। तो ये हम पढ़ते हैं, ज़रा देख लीजिएगा। काजेज ऑफ हाई ESR, कौन कौन सी बीमारियां हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ ट्यूबरक्लोसिस, यानी TB एक बीमारी है, यानी क्रॉनिक डिजीज़ में TB ट्यूबरक्लोसिस, इसमें ESR बढ़ जाता है। एनीमिया, यानी खून की कमी को अनीमिया कहते हैं, इसमें ESR बढ़ जाता है। फीवर है, अगर किसी को बुखार है तो उसमें ESR बढ़ जाता है। बांज, यानी अगर कोई जल गया है उसमें ESR बढ़ जाता है। गाउट, ये भी एक बीमारी है, यानी जोड़ों की एक बीमारी का किस्म कह सकते हैं, उसमें बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी, दौरान हमल, ESR बढ़ जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी इसका मतलब ये है कि जोड़ों की बीमारी है इसमें। और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो बीमारियां हैं उसमें ESR बढ़ जाता है। कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर ऐसे हैं, कार्सिनोमा कहते हैं कैंसर को, यानी कैंसर में ESR बढ़ जाता है। सिफिलिस एक डिजीज़ है, यानी सिफिलिस को हम ये कह सकते हैं कि एक चांकर डिजीज़ है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी सेक्स के थ्रू ये जो ना ट्रांसमिट होता है, तो इसमें ESR बढ़ जाता है। बाकी और भी सारी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, और भी काफ़ी सारी बीमारी है जिसमें ESR जो ना बढ़ जाता है। लेट फॉर एग्जांपल नेफ्राइटिस हो गया, किडनी डिजीज़ हो गए, ऑटो इम्यूनो डिजीज़ हो गए, बाकी निमोनिया हो गया, उसमें भी जो ना ESR बढ़ जाता है। तो ये हमने जो बात की हाई ESR के काजेज़, यानी उनके वजूहात क्या है जिसमें ESR बढ़ जाता है, ये हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि काजेज़ ऑफ लो ESR, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ESR लो हो जाता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो लो होना शुरू होता है या लो हो जाता है। कुछ लोगों में तो नॉर्मल होता है या कुछ लोगों में हाई होते हैं, लेकिन ऐसी भी कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशन या बीमारियां है जिसमें ESR लो हो जाता है। तो उसमें कौन कौन से हैं। पहली बात यह है सिकल सेल अनीमिया, ये RBCs का एक बीमारी है, तो डिटेल नहीं बता सकते। सिकल सेल अनीमिया, इसमें बीमारी में जो ना ESR लो हो जाता है। पेप्टिक अल्सर, यानी मैदे में ज़ख़म हो, स्टमक में ज़ख़म हो, उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर्स हो, उसमें जो ना ESR लो हो जाता है। हार्ट फेलियर, यानी दिल का जो फेलियर है, मतलब हार्ट फेलियर में भी लो हो जाता है। और पोलीसाइथीमिया, इसमें RBCs रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन में भी हो जाता है पोलीसाइथीमिया में। और एक्यूट एलर्जी, एक्यूट एलर्जी में भी लो हो जाता है। और फैक्टर 5 डेफिशिएंसी, यानी जो फैक्टर 5 है उसकी जब कमी हो जाती है, यानी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें भी ESR लो हो जाता है। ये हमने बात की हाई लेवल ऑफ ESR उसके काजेज़ की, और लो लेवल ऑफ ESR उनके काजेज़ की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिरी, हमारे पास नॉर्मल रेंजेस है, यानी ESR अकॉर्डिंग टू एज, यानी उम्र के मुताबिक
एज के मुताबिक कितनी ईसार नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो ये हम बात करते हैं। और आखिरी टॉपिक है हमारा न्यू बॉर्न, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं या दूध पीने वाले बच्चे, उसको न्यू बॉर्न कहते हैं। उसमें ईसार होता है 0 to 2 मिलीमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर 2 तक मिलीमीटर पर आवर्स तक बच्चों में होना चाहिए, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, न्यू बॉर्न जिसको कहते हैं, न्यू बॉर्न। और चिल्ड्रन वो बच्चे 3 से लेकर 5 साल के बच्चों तक, उसको हम चिल्ड्रन कहते हैं। और उसमें कितना है, 0 से लेकर 10 तक मिलीमीटर पर आवर्स, उसमें इतना होना चाहिए नॉर्मल रेंज। और अडल्ट मेल में, यानी मेन में कितने होने चाहिए, 0 से लेकर 15 मिलीमीटर पर आवर। और अडल्ट फीमेल में 0 to 20 mm पर आवर्स। सो ये हमने आज बात की ईएसआर पे, और ये हमारा ईएसआर का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमें इजाज़त दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।